कब्ज को जड़ से कैसे ठीक करें? सर, आप कब्ज के बारे में सबसे अच्छा बता सकते हैं, क्योंकि आपको एलोपैथ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ सबका बड़ा अच्छा ज्ञान है, बड़ी अच्छी नॉलेज है। और मैंने सर आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने कब्ज के बारे में बताया हुआ है सर, और इसीलिए आज मैंने एक स्पेशल सेशन अरेंज किया जिसमें काफी सारे लोग आए हुए हैं और इन सब की कब्ज को लेकर क्वेरी है सर, और मैं चाहती हूँ कि आप इन सब की एक एक क्वेरी। सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे इमरजेंसी में हमें कब्ज हो जाती है तो उसके लिए 2-3 दिन से अगर हम फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अचानक ट्रीटमेंट क्या करें? अचानक ये मैं आपको ट्रीटमेंट क्या बताऊंगा। करना चाहिए? क्या उसके लिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना हाँ, चाहिए? डॉक्टर से कब कंसल्ट करना चाहिए कब्ज के बारे में, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक सर, हमारा क्वेश्चन है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं इसे कब्ज में, और सर चाय और दूध पीने से सर कब्ज होती है कि नहीं? मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि कब्ज में क्या खाना है और क्या परहेज करना है, ये सारा एक एक चीज बताऊंगा, आप थोड़ा ध्यान से आप वो करना। और सर, कब्ज के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं? क्या हम प्राकृतिक रूप से कब्ज को ठीक कर सकते हैं? सर, घरेलू उपाय बताना जरूर कब्ज के बारे में। बिल्कुल, बड़ा अच्छी चीज है। एक्सरसाइज में बताऊंगा आपको, और क्या होम रेमेडीज है कब्ज की वो बताऊंगा। सर, प्रेगनेंसी में कब्ज को कैसे ठीक करें, और सर छोटे बच्चों में जैसे कब्ज हो जाती है उसको ठीक कैसे करें? फिर सर सीनियर सिटीजन्स की कब्ज को कैसे ठीक करें? और सर मेरे पास मेडिकल स्टोर है, जैसे अलग अलग प्रोफेशन से लोग आते हैं, उनमें बैंकर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, शॉपकीपर्स जिनका ज़्यादा लंबे सिटिंग का काम होता है, उनकी कब्ज को कैसे ठीक हाँ, डिफरेंट जो प्रोफेशंस हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनमें ट्रीटमेंट में फर्क पड़ेगा जरूर। तो मैं एक ही चीज बताऊंगा आपको। सर, कब्ज होने के क्या कारण है सर, वो भी जानना है हमें। हाँ, रीजन, कब्ज के जो रीजन है, मैं एक एक रीजन आपको बताऊंगा डिटेल में। सर, कब्ज के से क्या क्या नुकसान होते हैं, इनके क्या क्या खतरे हैं, और इनसे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, और इसके लिए क्या क्या टेस्ट कराएं हम? ठीक है, मैं ये भी आपको बताऊंगा कब्ज से कौन कौन सी बीमारियों की शुरुआत हो सकती है, मैं आपको बताऊंगा। सर, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप कब्ज के बारे में लक्षण बताएं कि हमें जिससे पता चले कब्ज है भी या नहीं भी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले पता तो लगे कि भाई कब्ज है भी या नहीं है, खाली वहम हो रहा है कब्ज हो गई मुझे। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि एक हेल्दी पर्सन को पोटी कैसे करनी चाहिए, कितनी देर में पोटी होनी चाहिए, क्या फीचर्स होते हैं, हमारी फिटनेस का पता हमारी पोटी से कैसे लगता है। मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, हमारी पोटी ऐसी होनी चाहिए जैसे कि केला है। केला जब इसका छिलका उतारते हैं, देखिए ऐसे, तो केला जितना स्मूथली धीरे धीरे बाहर आ रहा है, और फिर ऐसे जैसे केला पूरा केला टूट के गिरता है नीचे, ऐसे ही पोटी एक बारी में ही पोटी आनी चाहिए, जिससे कि ऐसे ही पोटी गिरनी चाहिए नीचे। उससे ये एक हेल्दी पर्सन की पोटी का लक्षण होता है। बाकी इस पोटी में स्मेल भी ज्यादा नहीं आनी चाहिए, और पोटी चिपकनी भी नहीं चाहिए बहुत ज्यादा पेन के साथ में, और पोटी फ्लोट भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कब्ज एक लाइफस्टाइल डिसीज है। कब्ज कहते किसको है? आम आदमी को पोटी करने में 50-55 सेकंड लगनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 90 सेकंड लगनी चाहिए। 1.5 मिनट से ज्यादा पोटी करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर किसी को इससे भी ज्यादा टाइम लग रहा है, पोटी बड़ी हार्ड है, बड़ा जोर लगाना पड़ रहा है, प्रेशर लगाना पड़ रहा है, या फिर हफ्ते में 3 दिन से ज्यादा वो पोटी हो ही नहीं पा रही, उसको 1 दिन हो गई 1 दिन नहीं हुई, तो ये कब्ज है। तो कब्ज से बड़ी दिक्कत होती है, तो पहले तो सोच लेना चाहिए कि मुझे कब्ज है भी या नहीं है। तो कब्ज बड़े सारे लोगों को होती है, उसके लक्षण होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कब्ज से खतरे क्या होते हैं। इन्होंने पूछा था सवाल, भाई कब्ज के रिस्क हैं। एक एक रिस्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। कब्ज बीमारियों की शुरुआत है, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने से ही कब्ज होती है। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, 200 साल पहले एलोपैथी नहीं थी, और 3000 साल पहले आयुर्वेद भी नहीं था, तो उस समय कैसे लोग ठीक रहते थे? तो जैसे पहले प्राकृतिक अपनी जीवन शैली से लोग ठीक रहते थे, वैसे अब भी रह सकते हैं, है ना। आजकल का जो खान पान रहन सहन बदल गया है, हरी भरी करी की जो लाइफस्टाइल हो गई ना, चिंता करते हैं लोग, खाते पीते रहते हैं, बिजी रहते हैं, एकदम बहुत ज्यादा बिजी विदाउट बिजनेस भी कई बार रहते हैं। ये कब्ज का कारण है। देखिए, अगर हम ताजा खाना खाएंगे जैसे हमारे महापुरुष खाते थे, तो हमें तुरंत पोटी होगी, अच्छे से मोशन होंगे। अगर हम डेड फूड खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, तब हम मोशन नहीं होंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। देखिए, जैसे एक ये लाई चूहा है हमारी आंतों में जब हम लौकी तोरी की सब्जी खाते हैं तो वो पच जाती हैं। अब ये लाइव चूहा है तो कितना अच्छा मूवमेंट कर रहा है, ये किसी भी पाइप में, गोल पाइप में होगा तो ये बाहर निकल जाएगा आसानी से। ये ऐसे निकल रहा है, चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है। जैसे कि लौकी तोरी सब्जी खाएंगे तो आंतों में से वॉश आउट हो जाती हैं। अगर कोई डेड जंक फूड खा लिया हमने और वो पसर गया अंदर जाके, पिज्जे बर्गर खाए हमने, कुछ भी गलत चीज खाई, तो वो इसे डेड, एक ये चूहा जो बेहोश चूहा है, डेड चूहा है, इसी तरह से होता है, वो तो वहीं पड़ा रहेगा, आगे खिसकेगा ही नहीं, किसी तरह नहीं खिसकेगा, और लाइव चीज एकदम आगे खिसक जाएगी। तो इसलिए लाइव फूड खाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, ये ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूं कि कब्ज के कारण क्या हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। तो इसमें एक तो सबसे बड़ा माइंडसेट। कब्ज एक माइंडसेट की गलती का एक दुष्परिणाम है। माइंडसेट अगर अच्छा होगा तो कब्ज हो नहीं सकती। अगर हमारा कंफर्ट जोन में रहने का माइंडसेट होगा, वीआईपी जोन में रहने का माइंडसेट होगा, तो फिर कब्ज होती है। तो इसलिए मेहनत वाली जिंदगी अख्तियार करें, जिससे कब्ज होती नहीं। मेहनत वाली जिंदगी क्या है? समय से सोना, समय से उठना।
रात को जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठ जाएं, फिर कब्ज नहीं होती। उसके अलावा सुबह उठ के मेहनत करें, सुबह उठ के मेहनत करेंगे तो कब्ज नहीं होगी। अगर सुबह उठ के भी अगर हम बेड पे बैठ के चाय की चुस्की पियेंगे तब कब्ज हो सकती है। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स का ज्यादा यूज करना, आपने पूछा था दूध से चाय से, चाय कॉफी दूध दही का ज्यादा उपयोग करना भी कब्ज का बहुत बड़ा कारण है। अगर हम हरी सब्जियां खाएंगे, खिचड़ी दाल या रोटी दाल खाएंगे तो कब्ज के बड़े कम चांस होंगे, क्योंकि उसमें फाइबर्स बहुत ज्यादा हैं। और जितना एनिमल फूड है, एनिमल फूड में फिर ज्यादा फैट और शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए कब्ज के चांस बढ़ जाएंगे। फिर सामाजिक दायरे की कमी होना, अगर सोशल सर्कल छोटा है तो फिर कब्ज होगा। अगर जिनका सामाजिक दायरा बड़ा है, जो सारे समाज की ध्यान रखते हैं, रखवाली करते हैं, देख रेख करते हैं, तो उनमें कब्ज होने के चांस बड़े कम रहते हैं। अगर हमारी मोनोटोनस लाइफ होगी तो कब्ज ज्यादा होगी। फिर मसल टोन, जैसे उम्र के साथ बुढ़ापे में मसल टोन वीक हो जाती है, या बच्चों की मसल टोन वीक होती है कई बार, उसके बावजूद भी अगर एसी में सोए पड़े रहेंगे या घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो मसल टोन और वीक हो जाती है, तब दिक्कत होती है। इसके अलावा सिंथेटिक कपड़े, जो सिंथेटिक कपड़े हैं वो भी कब्ज का बहुत बड़ा कारण है। फिर गर्मियों में भी लोग जूते जराब पहनते हैं, गर्मियों में जूते जराब का उपयोग ना करें, उससे भी कब्ज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई लंबी यात्रा करी हमने, कई दिनों के लिए घर से बाहर चले गए तो बड़ा हेसिटेशन सा हो जाता है, उससे भी कब्ज हो जाती है। या बाहर का खाना खा लिया, उससे भी ऐसा होता है। और फिर जल्दी जल्दी खाना खाना, ये कब्ज का बहुत बड़ा कारण है। फिर कई लोग दवाइयां खाते हैं लंबी बीमारियों के लिए, किसी को डायबिटीज की दवाई चल रही होती है, किसी को ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही होती है। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जैसे कोडीन है, कार्बामेजेपिन है, तो उनसे भी कब्ज के कारण बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जिसलिए ऐसे लाइफस्टाइल अपनाएं कि हमें दवाइयां खानी ना पड़े। फिर स्मोकिंग, जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं उससे कब्ज बढ़ जाती है। फिर जो ड्रिंक्स करते हैं इससे भी कब्ज बढ़ जाती है, तो इसलिए इन गंदी आदतों से दूर रखें। फिर कई बार बच्चे स्कूल जाते हैं, जैसे बच्चा है तो स्कूल जब जाते हैं तो स्कूल में टॉयलेट गंदा लगता है उनको, तो टॉयलेट गंदा लगते हैं, उनकी पोटी ऊपर चढ़ जाती है, पोटी बाहर ही नहीं निकलती। तो इसलिए अगर ये भी इशू देख लें कि स्कूल में कैसा इनका माहौल है। जो छोटे बच्चे हैं, जो ज्यादा छोटा बच्चा वो कई बार माँ का दूध नहीं पीता, बोतल का दूध पीता है, फिर भी कब्ज हो सकती है। तो अगर इन चीजों को पहले ही हम सुधार लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर खतरे होते हैं बहुत सारे, फिर रिस्क होते हैं। कब्ज से अनेक बीमारियों की शुरुआत होती है, जैसे हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होती है तभी फिर हम बीमारियों के चंगुल में फंसने लग जाते हैं। सबसे बड़ी जो पहली बीमारी है कब्ज के बाद होती है, एक तो मोटापे का कब्ज के साथ रिश्ता देखा गया। अगर कब्ज होगी तो मोटापा जरूर आगे बढ़ेगा। फिर बवासीर, पाइल्स के बड़े चांस बढ़ जाते हैं। फिर गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक एसिडिटी हो सकती है अगर कब्ज से, तो क्योंकि बॉडी में टॉक्सिन से इकट्ठे होते हैं, और जैसी बॉडी में टॉक्सिन से इकट्ठे होते हैं तो चेहरे का रंग भी डार्क हो जाता है, डार्क सर्कल हो जाता है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल होंगे और फिर पिगमेंटेशन ज्यादा हो जाएगा बॉडी का। फिर कब्ज का रिश्ता डिप्रेशन के साथ भी देखा गया है, डिप्रेशन ज्यादा होगा अगर कब्ज होगी तो डिप्रेशन के चांस कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। फिर बड़ी आंतों में सूजन भी हो सकती है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, हृदय रोगों को भी बढ़ावा मिल सकता है कब्ज होने से। हृदय रोग कई गुने ज्यादा देखेंगे जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है। पथरी की शिकायत होगी अगर कब्ज होगी तो, क्योंकि मल बॉडी के अंदर रुक जाएगा तो पथरी की शिकायत चांसेस बढ़ जाएंगे। किडनी के स्टोन भी हो सकते हैं, गाल ब्लैडर स्टोन भी हो सकते हैं, इसलिए कब्ज से जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए अच्छा रहेगा। कई लोगों को उल्टी हो जाती है कब्ज की वजह से, उल्टी कच्चा जी रहता है, कलेजा भारी सा रहता है, और जो कई बच्चे हैं उनकी हाइट बढ़नी रुक जाती है, हाइट नहीं बढ़ पाती। इसलिए कब्ज से जितनी जल्दी छुटकारा मिले उतना अच्छा है। सर हमें कब्ज में कौन से भोजन से परहेज करना चाहिए? हर सुबह सर हमें क्या लेना चाहिए? सुबह उठते ही मैं बताऊंगा क्या लिक्विड लेना चाहिए, क्या सॉलिड। और सर सबसे अच्छी एलोपैथिक मेडिसिन कौन सी है और सर आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन सी है कब्ज मैं की? बताता हूँ। तो सर इसमें कब्ज में क्या क्या टेस्ट कराएं हम? हाँ देखिए, कब्ज में अक्सर तो कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। कब्ज में वैसे तो हिस्ट्री से पता लग जाता है अगर हम लोग हिस्ट्री लेते हैं। फिर भी अगर कहीं डाउट होता है तो कई बार डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करना पड़ता है, पोटी वाली जगह में उंगली डाल के देखनी पड़ती है भी कितनी हार्ड स्टूल है, कैसा स्टूल है। फिर पेट का एक्सरे भी कई बार करना पड़ता है, बेरियम मिनिमा करना पड़ता है, एनोरेक्टल मैनोमेट्री करनी पड़ती है, रेक्टल बायोप्सी की भी नौबत आती है, और कभी कभी कोलोरेक्टल ट्रांजिट स्टडी करनी पड़ती है भी कितना टाइम लगा स्टूल को आगे जाने में। इसलिए इन चीजों की नौबत ना आए, पहले से हम लाइफस्टाइल सुधार लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कब्ज में क्या चीजें खानी है, क्या चीज नहीं खानी, डाइट के बारे में, क्योंकि डाइट का बहुत बड़ा रोल है। एक तो हो सके तो कच्चे खाने को अपनी डाइट में स्थान दें। जितना कच्चा फल, कच्ची सब्जियां होंगी तो इनका मोशन बड़ी अच्छी होती है। जैसे मैंने चूहे का एग्जांपल दिया था, जो कच्चा फूड है लाइव फूड होता है, लाइव फूड, और जो बासी भोजन जो प्रोसेस फूड है डेड फूड होता है। डेड फूड से बचना चाहिए, डेड फूड से बचना चाहिए हमें। तो कच्चे भोजन में हमें क्या क्या खाना है कि एक तो जैसे सब्जियां हो गई, जैसे पत्ता गोभी है, शलगम है, गाजर, चुकंदर, लौकी, पालक, मुलेठी, अदरक, और तरह तरह की इनकी स्मूदी बना सकते हैं। एलोवेरा भी ले सकते हैं, एलोवेरा के पत्ते, नींबू, अलसी, शहद, ये ले सकते हैं। उसके अलावा लेकिन ऐसी चीजों से बचें जैसे कि आलू है।
आलू एक तरह की जड़ सब्जी है। वैसे तो सभी सब्जी सभी फल भगवान ने बनाए हैं, लेकिन आलू से कई बार कब्ज हो भी सकती है। अगर बड़ी मेहनत करेंगे तो आलू आगे खिसकेंगे, नहीं तो इससे दिक्कत हो सकती है, ये ध्यान रखें। बाकी तो जो खाना नहीं खाना, अब मैं वो आपको बताता हूँ। हमारे खाने का 40-45% हिस्सा कच्चा खाना होना चाहिए। खाना अगर कब्ज को ठीक करना है तो खाना दिन में 1 या 2 बार तो पका हुआ खाना खाएं, 1 या 2 बार सब्जियां खाएं, उससे फायदा मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्या खाना नहीं खाना। ये देखिए, ये जो जंक फूड है, जंक फूड कब्ज का बहुत बड़ा कारण है, इससे बचना पड़ेगा। इससे बदले में फ्रेश फूड खाएं। जंक फूड में क्या क्या आता है? एक तो 4 व्हाइट पॉइजन, चीनी, नमक, मैदा, ट्रांसफैट, ये कब्ज का बहुत बड़ा कारण है। तो इसलिए नमक, सफेद नमक के बदले में सेंधा नमक का उपयोग करें और बाकी चीजों से बचें। उसके अलावा पैकेट वाले के जितने भी खाने हैं, केचप है, चिली सॉस है, बासी चटनी है, एक तो इनसे पित्त बढ़ता है, कब्ज हो जाती है। फिर बेकरी के जितने प्रोडक्ट्स हैं, केक है, पेस्ट्रीज, पैटीज, चॉकलेट, आइसक्रीम, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, जिनको बड़ा हल्के में ले लेते हैं लोग, फिर चाय, कॉफी, इनसे दूरी बनानी पड़ेगी। फिर पिज्जा, पास्ता, बर्गर, ये कब्ज और बदहजमी करते हैं। मोमोज आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, इनसे बचना पड़ेगा। फिर तली भुनी चीजें जैसे ज्यादा पकोड़े हैं, पराठे हैं, टिक्की है, चिप्स है, कुरकुरे, मसालेदार छोले, वेफर्स, इनसे भी कब्ज को और बढ़ावा मिलता है। सारा सिस्टम खाया पिया अंदर जाम हो जाता है। फिर देर रात को खाना खाना, खाने की आदतें भी सुधारनी पड़ेगी। देर रात को खाना ना खाएं, सूरज छिपने से पहले खाना खाएंगे तो अच्छा रहेगा। खड़े होकर खाना ना खाएं, चलते फिरते खाना ना खाएं। और फिर जूते, जराब, चप्पल का बहुत ज्यादा उपयोग ना करें। लोग जूते पहन पहन के खाना खाते रहते हैं, वो भी एक कब्ज का बहुत बड़ा कारण है। अब मैं आपको लाइफस्टाइल के बारे में बताता हूँ कि ऐसी लाइफस्टाइल कैसी हो पर कभी कब्जी हुई ना, तो उसे मैं आपको बताऊँ। 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक तो शाम को खाना सूरज छिपने से पहले खा लो, ये जरूरी है, कंपलसरी। दूसरा, उसके बाद 3-4 किलोमीटर की वॉक करके आओ, कंपलसरी, बड़ा जरूरी है। और फिर रात को 10 बजे से पहले जरूर सो जाओ। देर से सोना, देर से उठना एक कब्ज का सबसे बड़ा कारण है, इससे सबको इसको इंप्रूव करना पड़ेगा। उसके अलावा सुबह 4-4:30 बजे उठ के 2-2.5 घंटे योगा करें। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा अच्छा सा समय दें योग के लिए। सुबह 4:30 बजे उठ के जो योग करेगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही कब्ज को दूर भगाने वाला काम है। सर एक्सरसाइज है कोई कब्ज को दूर करने के लिए? आपको पहले मैं लाइफस्टाइल के पॉइंट बता रहा हूँ, क्या एक्सरसाइज करने, वही मैं आपको बताऊंगा। सुबह उठ के योग करेंगे तो कब्ज रह नहीं सकती। मैं एक योगी हूँ और योगी को कब्ज कभी हो नहीं सकती। स्वामी रामदेव जी 60 साल के हो गए, इतने फिट उनकी पर्सनैलिटी है, उनका बड़ा सीमित खान पान है, तो इसलिए खान पान और लाइफस्टाइल दोनों ही संभालने हैं। तो योग को सुबह करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक सुबह शाम 3-4 किलोमीटर की दोनों टाइम वॉक करके आए, ये ध्यान रखना है। एक बॉडी की मालिश करनी चाहिए। अगर मालिश करेंगे हम टाइट हाथ से, उससे भी फिर कब्ज रहेगी नहीं। जैसे मालिश तिल के तेल से कर सकते हैं, पूरी बॉडी की टाइट हाथ से मालिश करें, आधा पौना घंटा लगाएं। बॉडी को समय देना पड़ेगा। जैसे हम 10% इनकम टैक्स जमा कराते हैं, सेल टैक्स जमा कराते हैं, तो हमारा धन पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसी तरह से 10% टाइम हमें बॉडी को डेडिकेशन के साथ देना चाहिए। लोग कहते हैं जी हम बड़े बिजी हैं, बिजी, फिर जब डॉक्टर के पास जाएंगे, हॉस्पिटल में जाके दाखिल होंगे, तभी तो समय लगाना पड़ेगा। इससे पहले हम अगर बॉडी को संभाल कर लें साथ के साथ, तो हमें कब्ज कभी होगी नहीं। तो इसलिए इसका फिर खान पान का सुधारना है। खाने पीने में ये ध्यान रखना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करें। पैराडॉक्सिकली ज्यादा खाते हैं तो कब्ज होती है, कम खाएंगे तो कब्ज हो ही नहीं सकती। मेरे को तो ये साल ये बात शादी होते ही पता लगी थी। शादी होते ही 25-26 साल हो गए, हम लोगों ने 2 टाइम खाना खाना शुरू कर दिया। हम लोग हमेशा फिट रहते हैं। पापा 90 साल के हो गए, पिछले 70 सालों से पापा का 50 किलो वजन है और हमेशा फिट रहते हैं। और मेरा भी पिछले 35 सालों से 46-47 किलो वजन रहता है, मैं हमेशा फिट रहता हूँ। तो इसलिए अगर कम खाएंगे, हम जितना सीमित मात्रा में, जितना हम डाइजेस्ट कर सकते हैं उतना खाएंगे तो दिक्कत हो ही नहीं सकती। चाहे कोई भी प्रोफेशन के लोग हों, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, IT पर्सनल हैं, या फिर जो ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, या क्लर्क हैं, जिनका ज्यादातर बैठने रहने का काम है, उनको अपने हिसाब से खाना खाना चाहिए। फिर भी अगर हम 3 टाइम खाना खाएंगे, हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करें, फिर दिक्कत होगी। जो लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जो सुबह 5-6 किलोमीटर की दौड़ लगा के आते हैं, जो जिम में जाते हैं, 2-2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, या जो खेत में खुद कसी चलाते हैं, किसान हैं, तो उनको वो थोड़ा ज्यादा भी खा सकते हैं, पेट भर के एक्स्ट्रा खाने। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल्स हैं थोड़ा सा कम खाएं, जिससे कब्ज होगी नहीं। बाकी इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करें, फिर कब्ज नहीं होगी। जैसे 8 घंटे खाना खाएं, 16 घंटे में खाना ना खाएं, सुबह 9-10 बजे से पहले खाना ना खाएं, शाम को सूरज छिपने के बाद खाना ना खाएं, फिर कब्ज हो नहीं सकती। फिर पहले तो सैर करना शुरू करें, आउटडोर एक्टिविटी में 3-4 किलोमीटर की वॉक करें, सुबह भी शाम को भी। और फिर आप रनिंग करना शुरू करो। जो रनिंग करेगा उसे कब्ज रह नहीं सकती। कई बार लोग सैर भी करते रहते हैं, फिर भी उनका खाना पच नहीं पाता। तो रनिंग करना, जॉगिंग करना एक बहुत बड़ा समाधान है कब्ज का। अब मैं आपको बताता हूँ कि कब्ज के लिए एक्सरसाइज क्या करें। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आपने पूछा अभी कि एलोपैथिक दवाई कौन सी है। एलोपैथी में बड़ी सारी दवाइयां कब्ज की, लेकिन वो एक प्यूनिटिव ट्रीटमेंट है, वो एक तरह का पनिशमेंट है। तो जैसे हमें कई बार सोडियम पिकोसल्फेट की दवाई देनी पड़ती है, कई बार हमें पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल की दवाई देनी पड़ती है, कई बार हमें सॉर्बिटोल की दवाई देनी पड़ती है। तो बड़ी
बड़ी सारी दवाइयां होती है जो लैक्सेटिव्स हैं, स्टूल सॉफ्टनर्स हैं, लेकिन ये जब तक देंगे इसका इफेक्ट रहेगा, छोड़ेंगे तो फिर इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। फिर इसी तरह से आयुर्वेद में भी बड़ी सारी दवाइयां होती हैं, तो चूरन भी होते हैं, टैबलेट भी होती हैं, तो ऐसे इनसे भी टेम्परेरी, लेकिन शुरू में अगर हेल्प लेनी है तो कब्ज की शुरू में हेल्प लेने के लिए एक तो हरड़ मुरब्बा दुनिया की बड़ी अच्छी औषधि है। हरड़ मुरब्बा किसी भी ब्रांड का आप ला सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं। जैसे हरड़ है, उनको दूध में भिगो के रख दो 24 घंटे के लिए, फिर उनको चाशनी में डाल दो, तो हरड़ मुरब्बा, हरड़ को माँ का दर्जा दिया गया आयुर्वेद में, इससे बड़ा अच्छा रहता है पाचन। खाना खाने के 1 घंटे के बाद हरड़ ले लें, खाना खाने के बाद वॉक करके फिर हरड़ ले लें तो कब्ज रहेगी नहीं। ये हरड़ मुरब्बा हो गया। उसके अलावा कैस्टर ऑयल, जो अरंड का तेल है, कैस्टर ऑयल भी बड़े अच्छी सेफ दवाई है, ये सेफ मेडिसिन है, जिससे ये कभी दिक्कत होगी नहीं। मतलब शुरू में हफ्ता 10 दिन ले लो, इसी बीच लाइफस्टाइल ठीक कर लो, जिससे कब्ज रहेगी नहीं। ये है। और इमरजेंसी में जैसा आपने पूछा, अगर इमरजेंसी में जैसे 2-3 दिन से 4 दिन से पोटी नहीं आई, बड़ी दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो या तो ये इनिमा आता है, ये इनिमा लगा सकते हैं, ये इसको तोड़ के आगे से डॉक्टर के पास जाके वहां लगवा सकते हैं बेशक। तो इसके तोड़ के ये पोटी वाली जगह में इसकी ये डाल के, पाइप डाल के और पीछे से स्क्वीज कर दें, फिर 5 मिनट के लिए पोटी वाली जगह बंद कर रोक के रखें, जिससे कि वापस ना जाए। ये पोटी को पिघला के ले आता है। ये भी एक छोटे बच्चों तो ये मोम की बत्ती होती है, तो मोम की बत्ती ये मेडिकल स्टोर से लेके इसे भी एक बार पोटी करा सकते हैं, इमरजेंसी में ये ट्रीटमेंट है। अदरवाइज तो फिर तरह तरह के पाउडर भी लेने पड़ते हैं, टैबलेट भी लेनी पड़ती हैं और सिरप भी लेनी पड़ती है। वो एक टेम्परेरी पनिशमेंट है एक तरह का बॉडी के लिए। तो मैं तो चाहता हूँ कि अगर हम लाइफस्टाइल ठीक कर लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। सर मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बताया कि हरड़ मुरब्बा है या कैस्टर ऑयल है, क्या ये बच्चे और बूढ़े बड़े कोई सभी ले सकते हैं, और ले सकते हैं तो कितना लेना चाहिए, और क्या इसका तरीका ये है? प्रेगनेंसी में भी ले सकते हैं। अच्छा, आपने पूछा था कि जी। प्रेगनेंसी में क्या है, तो प्रेगनेंसी में भी हरड़ मुरब्बा ले सकते हैं, कैस्टर ऑयल भी ले सकते हैं। डॉक्टर की देख रेख में कम मात्रा में ले लें, डोज कम ले लें। बच्चे और बूढ़े ये लोग भी थोड़ी कम मात्रा में ले सकते हैं। बाकी जो यंगस्टर्स हैं, जवान हैं, वो इसे अच्छी मात्रा में डॉक्टर से सलाह करके ले सकते हैं। लेकिन अल्टीमेट लाइफ स्टाइल ठीक करनी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि योग क्या करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए क्या योग करें, क्या एक्सरसाइज करें, जो बड़ी आसान है, सब लोग कर सकते हैं। सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग में करेंगे एक्सरसाइज तो अच्छा रहेगा। तो ये चीज आप देखना, सुबह उठना ही बहुत अच्छी बात है, और उसमें अगर योग करेंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। कम से कम 1 घंटा तो कपालभाति, 1 घंटा अनुलोम विलोम, ऐसे अभ्यास करें। देखिए ऐसे बैठ के, चाहे वज्रासन में बैठ जाए या हम इसमें बैठ के 1 घंटा अच्छी तरह से कपालभाति ऐसे, और 1 घंटा अनुलोम, डीप ब्रीदिंग, ऐसे ऐसे करके लंबी गहरी सांस। ये जो सांस जा रही है, ये सारी बॉडी को डिटॉक्स कर रही है, अंदर से वॉशिंग कर रही है, ये करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ 5 आसन, कम से कम 1 घंटा अनुलोम, 1 घंटा कपालभाति हो जाए, या फिर आधा घंटा भी अनुलोम कपालभाति हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। समय देना पड़ेगा, लोग शॉर्टकट में के चक्कर में ना पड़े कि जल्दी से कुछ हो जाए। अगर लॉन्ग टर्म तक हम बॉडी को समय देंगे तो अच्छा रहेगा। उसके अलावा अब मैं आपको दुनिया की सबसे अच्छी 5 एक्सरसाइज बताता हूँ कब्ज के बारे में। वो है कि सुबह उठ के पानी पी लिया हमने, जैसे ऐसे उकड़ू बैठते हैं, ऐसे कंडीशन में बैठ के पानी पी लिया, 1-1.5-2 गिलास पानी पी के, जितना भी हम पी सकते हैं कंफर्टेबली। तो चाहे तो त्रिफला भी यूज कर सकते हैं, सुबह रात को भिगो के रख दिया था त्रिफला, उसमें ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके पानी पी लिया हमने। पानी पीने के बाद में थोड़ी देर के बाद में 5 एक्सरसाइज करनी है। एक तो ऐसे लंबी हाथ ऊपर करके, और हम पंजों के बल खड़े होना है, ऐसे खूब देर तक ऐसे लंबे पंजों के बल खड़े हो, और फिर हम चल भी सकते हैं पंजों के बल, ऐसे, ये हो गया। फिर हम बाएं दाएं भी मुड़ सकते हैं ऐसे। पानी पीने के बाद अगर हम करेंगे तो हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत, उस पर स्ट्रेचिंग होती है। देना आप मुझे छोटी आंत और बड़ी आंत के, हमारे बॉडी के अंग, हाँ ये भी और इसके पास वाले भी। ये देखिए, जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं बाएं दाएं, तो ये जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इनके बीच में रगड़ होती है, ऐसे ऐसे रगड़ पड़ती है, ऐसे 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 ऐसे। तो इससे फिर हमारी सारा जो फीकल मैटर है वो मूव आउट होता है। तो इस तरह से करके ये एक एक्सरसाइज थी। फिर है ऐसे करके सीधे, और ऐसे मुड़ेंगे हम, ये ऐसे 10-10 सेकंड के लिए रुकेंगे ऐसे, और फिर ऐसे। इससे भी इंटेस्टाइन हमारी सारी अच्छी तरह से उसकी स्ट्रेचिंग हो जाती है इंटेस्टाइन की। ये एक्सरसाइज थी। फिर हम दोनों हाथों से भी कर सकते हैं ऐसे ऐसे, जितना पीछे तक जा सकते हैं ऐसे, फिर जितना ऐसे, इस तरह करके ये मूवमेंट हो गए। फिर है कि हम आके करेंगे कोबरा पोज, ऐसे दोनों पैरों को चौड़ा कर लिया, दोनों हाथों को चौड़ा, फिर दाएं कंधे के ऊपर से बाएं पैर को देखना, और ऐसी पोजीशन में 10-15-20 सेकंड तक रहना है हमें। फिर इस तरह से ऐसे, ये हो गया। अच्छा, उसके अलावा हमें करना है एक स्पेशल पोज है कि जैसे ऐसे बैठ के ऐसे, तो ये और ये कोंच पोज, शंख पोज है एक तरह का, ऐसे। फिर रिवर्स करके
ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से करके ये एक्सरसाइज करेंगे तो कब्ज की दिक्कत रहेगी नहीं। अब मैं उसके अलावा बता दूं कि हम अपने खान पान में क्या ध्यान रखें। एक तो आटा चक्की, अगर ताजे आटे का उपयोग करेंगे, मिस्से आटे का उपयोग करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। बेशक आटा चक्की घर में भी ला सकते हैं आप, हमने तो घर में लाई हुई है पिछले 17-18 साल से। तो थोड़ा मोटा सा पीसे, आटा पीसे, और आटे में जैसे गेहूं के साथ में 1 किलो गेहूं है, मुट्ठी भर जो मुट्ठी भर काले चने, ज्वार बाजरा, जैसा मौसम है वैसे वो मिला सकते हैं। और एक बर्तन अगर यूज करें तो खाना बनाने के लिए खुले बर्तनों में खाना बनाएं, पीतल के बर्तन का उपयोग करें। उसमें कोई भी ज्यादा एल्यूमिनियम के या स्टील के बर्तन और प्रेशर कुकर का उपयोग ना करें, उससे बड़ी गैस बनती है, फिर कब्ज होती है। तो खुले बर्तन में जैसे लंगर का, भंडारे का खाना होता है, जगन्नाथपुरी का खाना बनता है, वहाँ प्रसाद बनता है, तो उसमें मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं। हमारे घर राजीव दीक्षित जी आए, तो राजीव दीक्षित जी यहाँ पे रहे, हमारे यहाँ कुछ दिन रहे। उन्होंने देखा कि खुले बर्तन का खाना इतना अच्छा खाना, बड़े खुश हुए। हमारे घर स्वामी विवेकानंद के जो कलीग थे, स्वामी विवेकानंद के फ्रेंड, उनके कलीग कल्याण देव जी आए, तो ये भी यहाँ का भोजन लेके बड़ा खुश हुए। स्वामी रामदेव हमारे यहाँ आके रहे, तो एक दिन पूरा रहे यहाँ पे, तो यहाँ का भोजन लिया, उनको अच्छा लगा। तो अगर खान पान रहन ठीक होगा फिर कब्ज की शिकायत रह नहीं सकती। बनाने के लिए पीतल के बर्तन, बाकी पानी पीना हो तो पानी पीने के लिए तांबे के बर्तन, और अगर बच्चों के लिए कम से कम उपयोग हो सके तो दूध अगर पीना है तो थोड़े चांदी के बर्तन हो तो बड़ा अच्छा रहेगा। अगर नेचुरल चीजों से अगर हम फिट रह सकते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। उसके अलावा जो खान पान रखें वो ऋतुओं के हिसाब से रखें। जो मौसम है, जैसा मौसम है उस मौसम के हिसाब से खाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं इनके भी ग्रह, नक्षत्र और राशि होते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा फिटनेस कैलेंडर है ये, कि किस ऋतु में किस मौसम में क्या खाएं क्या ना खाएं। देखिए जो आंवला है, जो भी हरड़ है, हर चीज के अपने अपने ऋतुएं होती हैं, इनके अपने अपने नक्षत्र ग्रह राशियां होती हैं। तो उसी के हिसाब से हमें किस मौसम में क्या खाना क्या नहीं खाना। 6 ऋतुएं होती हैं भारत में, अगर ऋतु के हिसाब से खाएंगे तो हमें कब्ज हो नहीं सकती। अगर हम मनमर्जी की चीज खाएंगे तो हम खुद भी बीमार होंगे, समाज के लिए भी बोझा बन जाएंगे। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, पीसीओडी, ये जो बीमारियां होती हैं ये ऋतुओं के अनुसार खाना ना खाने की वजह से होती हैं। तो मौसम ऋतु के अनुसार खाना खाएं। ये जो कैलेंडर है ये मैंने अपने वेबसाइट पे भी डाल रखा है और इसकी पीडीएफ भी है। आप जैसे मुझे फोन करेंगे तो मेरे स्टाफ को फोन करेंगे, मैं अपने स्टाफ के नंबर देता हूं, तो आपको पीडीएफ अपने आप चली जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। और वैसे हमारे हॉस्पिटल का लैंडलाइन नंबर भी है और यहाँ का व्हाट्सएप नंबर भी है, उसे मैसेज कर दें और लैंडलाइन नंबर पे बात भी कर सकते हैं आप, उससे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बड़ी कीमती पीडीएफ है, दुनिया में मैंने आज तक कभी ऐसा कैलेंडर नहीं देखा। तो अगर ऐसा इसको फॉलो करेंगे तो फिटनेस फिर हमारी कैसे इंश्योर नहीं होगी, क्योंकि छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस और फिर भगत सिंह, इनके देश में आज लोग कब्ज की दवाइयां खा रहे हैं। कब्ज की दवाई क्यों खानी पड़े हमें? कभी कब्ज की दवाई नहीं खानी पड़ेगी हमें अगर हम ऐसा करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कभी रहेगा नहीं किसी को भी, बस 10-15 दिन रहेंगे। अगर 15 दिन में ही हम लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो होगा नहीं। बस करना यह है कि जो 5 मैंने डिसीज प्रूफ लाइफस्टाइल के पॉइंट बताए हैं उनको फॉलो करना है, जिससे कब्ज किसी को कभी रहेगी।